हाँ जी, देखिए इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के बाद पढ़ना चाहिए थर्ड चैप्टर। इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूटी में लेते हुए ये आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक्स को दे देंगे हाल फिलहाल के लिए आराम। अब ये हमें कंटिन्यूटी में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या थी। फिर हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक क्या चली, क्या गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और ट्रेड सेक्टर में। अब क्योंकि वो रिफॉर्म्स, वो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए। इतने एग्रीकल्चर को छोड़ दो तो बाकी सब जगह हमें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। एग्रीकल्चर में जरूर हमारा सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। तो अब इंडियन इकोनॉमी को वापस से जरूरत थी एक रीस्ट्रक्चरिंग की। तो 1991 में इंडिया में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी जिसे हम कहते हैं। और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन 3 कंपोनेंट्स रहे। इस पूरी पॉलिसी में 3 चीजों पर ही ध्यान दिया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमें अब इन तीनों ही के बारे में डिटेल में आप पढ़ना है। समझ गए? इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एनईपी में आप एग्रीकल्चर सेक्टर को मिस करेंगे, कुछ नहीं है इसके बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा समझ गए आप? क्योंकि उसका रेवोल्यूशन आ चुका था, रेवोल्यूशन हो गया था ऑलरेडी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर चुके। मेन मुद्दा, मेन लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इसलिए पूरी एनईपी जो है वो इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर पे फोकस्ड है। अब यहां पर 3 चीजें जो रिफॉर्म आए, रिफॉर्म अगेन रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स को हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं 5 पार्ट्स में। वहां 5 पार्ट्स बोल दो या 5 एरियाज बोल दो। 5 एरिया में इन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लगाई। बट उससे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, किसे कहेंगे हम लिबरलाइजेशन? बताओ लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? बीइंग लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम है। कहां से फ्रीडम? गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने में, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम दे देना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब आप पढ़ोगे इसमें जो लिबरलाइजेशन है उनको इन्होंने 5 कैटेगरीज में बांटा। एक तो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए। कुछ एक बता दूं, मैंने कहा था याद करना पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़े थे। अभी हमने आईपीआर 1956 पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। क्या था आईपीआर 1956 का मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? इंडस्ट्री के 3 हिस्से हुए, प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट प्लस पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और वो भी रिमोट एरिया में इंडस्ट्री लगाएंगे उस कंडीशन के साथ। ये लाइसेंस पॉलिसी हटा दी गई है। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड नाउ एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज। लिकर वगैरह के लिए रखा हुआ था, बाकी सबको हटा। नंबर 2, वहां पे एसएसआई का कॉन्सेप्ट था। एसएसआई में क्या था? रिजर्वेशन था। एसएसआई नहीं उड़ाया इन्होंने, रिजर्वेशन उड़ा दिया उससे। कि पहले आपको एसएसआई में प्रोडक्ट्स पर रिजर्वेशन मिलता था, अब इन्होंने यहां से रिजर्वेशन हटा दिया। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या है? रिफॉर्म है। पहले आपको बाहर से गुड्स इंपोर्ट करने के लिए
गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए या हटा दिए। जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी पहले, उसे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को घटा दिया, 3 या 4 इंडस्ट्री रखी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में। जैसे अभी पता आपको रेलवे है, डिफेंस है और कम्युनिकेशन है। ये सभी अभी उसमें कम्युनिकेशन क्या, टेलीग्राम वगैरह, पोस्ट टेलीग्राम है। फाइनेंस तो एक मिनिस्ट्री है। इनके अलावा कोई और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के हाथ में आज के टाइम में नहीं है। नहीं है का मतलब गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को दे दी ना, दैट इज तो कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने इसके अंदर आपको वेलकम किया, प्राइवेट सेक्टर को, आओ आप भी इंडस्ट्री लगाओ, हम तो हैं ही, आप भी आ जाओ। जैसे टाटा स्टील या और दूसरी कोई स्टील कंपनी, क्या और गवर्नमेंट की स्टील कंपनी नहीं है क्या? है, क्या है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑयल पेट्रोल की कंपनियां गवर्नमेंट की थी पहले, क्या प्राइवेट सेक्टर की नहीं है क्या? है। रिलायंस जियो के पेट्रोल पंप है, गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपी, एचपी क्या, हाँ एचपी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये जो चीजें करना है ना, ये एक्चुअली लिबरलाइजेशन है। अब अगर गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दे तो वो था प्राइवेटाइजेशन। बच्चा कंफ्यूज होता है। एग्जाम में पूछा गया कि गवर्नमेंट ने पहले जो, मान लो एक नॉर्मल वो दे दिया, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एग्जांपल दे दिया कि रेलवे जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दी, तो दिस इज लाइक प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो क्या बोलोगे इसको आप? लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं बोलेंगे? ना 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 ना, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जिस सेक्टर में पहले हम थे उस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, अपनी ट्रेनें चला सकता है, दैट इज लिबरलाइजेशन। और गवर्नमेंट ये कहते हैं हम रेलवे को बेच रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, जब रेलवे का मैनेजमेंट और ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करेगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ, एयर इंडिया का केस प्राइवेटाइजेशन का केस है, लिबरलाइजेशन का केस नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? खुद की इकोनॉमी को ओपन कर देना फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू इंटीग्रेट इंडियाज इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको कहते हैं हम क्या? ग्लोबलाइजेशन। सो दैट स्मूथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल, so that smooth transfer of goods and services is possible। बाहर के लोग हमारे यहाँ के बिजनेस करें, हम बाहर जाके बिजनेस करें, हम बाहर की गुड्स सर्विसेज यूज करें, बाहर वाले हमारी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब ये जो लिबरलाइजेशन में रिफॉर्म हुए वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर में हुए, जैसे फाइनेंस सेक्टर, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और लास्ट था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। अब एक रिफॉर्म के बारे में तो एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
मतलब लिबरलाइजेशन में किसी भी एक तरह का रिफॉर्म आपसे जरूर पूछेंगे। 5 कैटेगरीज में हमने इसको बांटा है, ठीक है। कर दें स्टार्ट? हाँ, नोट्स लिखो फटाफट इसको। हाँ, चैप्टर का नाम यही है, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991। पहले बोर्ड वाला लिख लो, पहले बोर्ड वाला लिख लें। हाँ, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में कुछ खास नहीं है। ये पूरा चैप्टर लिबरलाइजेशन को ज्यादा डेडिकेटेड है। 3 कंपोनेंट्स। हाँ,
डन। तो लिखिए फटाफट हेडिंग, लिबरलाइजेशन। हेडिंग लिखेंगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में पहले लिख लें इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स फ्रीडम, इट मीन्स फ्रीडम of the producing units, of the producing units, especially private sector, from direct or physical control of the government, from direct or physical controls, from direct or physical controls of the government. It was experienced by government, it was experienced by the government that economic reforms with liberalization, that economic reforms with liberalization is necessary initiative, या was necessary initiative to boost Indian economy. And for that, they have taken, they had taken, they had taken the reforms on the assumption that, on the assumption that market forces, market forces would drive the economy, market forces would drive the economy towards the path of growth and development, towards the path of growth and development.
पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने जो लाइन आपको लिखवाई है इसको एक बार पढ़ो। ये मतलब लिबरलाइजेशन का सार है। सार का मतलब होता है सम, यस, बेस। गवर्नमेंट जब लिबरलाइजेशन लाई तो उन्होंने एक अजम्पशन ली थी इस बात की कि इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम इकोनॉमी को फ्री प्ले ऑफ मार्केट पर छोड़ दें, मार्केट फोर्सेस। उस वर्ड पे अंडरलाइन कर लेना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन, बिकॉज इट वाज द बेसिक अजम्पशन बिहाइंड लिबरलाइजेशन कि हमें अपने कंट्रोल से चीजें निकाल देनी चाहिए और लेट द मार्केट डिसाइड, लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड एवरीथिंग, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। और ये करने के लिए बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट अपने हाथ से, अपने कंट्रोल से चीजों को निकाल दे। तो मैंने 1991 में, हाँ मैं पैदा तो हो गया था, लेकिन मैं बहुत छोटा, मतलब 1-2 साल का था, तो मैंने लिबरलाइजेशन या मैंने ये रिफॉर्म देखे नहीं, लेकिन मैंने एक रिफॉर्म जरूर देखा इस सेक्टर में। जब पेट्रोल के प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आज पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स है। और आज पेट्रोल का भाव भी शेयर मार्केट की तरह अप डाउन हो सकता है। अभी गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल अभी भी पेट्रोल पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो गवर्नमेंट की वो कंपनीज ना अपने प्रॉफिट को कवर करने के लिए पेट्रोल को कम नहीं कर रही हैं, जबकि पेट्रोल इंटरनेशनली मार्केट में सस्ता है। लेकिन फिर भी जो प्राइस है वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट से सेट हो रही है, डिसाइड हो रही है। तो गवर्नमेंट ने पहले अपना कंट्रोल कर रखा था प्राइस पर। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, अच्छा कंट्रोल इसलिए कर रखा था कि ताकि पेट्रोल के दाम जो है वो ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। तो गवर्नमेंट 1 रुपए 2 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाती थी तो लोग हंगामा कर देते थे कि साहब गवर्नमेंट जो है वो हमको लूट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो अल्टीमेटली जब पेट्रोल अराउंड शायद 70 रुपए सर करीबन पहुंचा, मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि पेट्रोल के दाम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली लोगों से ये कहा कि हम इसको अब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स पे छोड़ देते हैं। अब इसको मार्केट प्राइस से जो है, मार्केट में जो प्राइस चलेगी वही आपको बेयर करनी पड़ेगी, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं। उसके बाद लोगों ने ये आदत छोड़ दी कि 2 रुपए प्राइस बढ़े तो हंगामा कर दो। अब तुम कर ही नहीं सकते हंगामा, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बात समझ ली कि भैया लिबरलाइजेशन या ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब लिखें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अब हम पहला रिफॉर्म लिखने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुए? पॉइंट बना के लिखो फटाफट। नंबर 1, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक लिकर। इसी के अंदर लिखते जाओ आप। Abolition of industrial licensing except for few industries like liquor, defense, cigarette, dangerous chemicals, etc.
dangerous chemicals, etc. तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या कर दी गई? अबॉलिश मतलब हटा दी, खत्म कर दी, केवल कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर। नंबर 2 लिखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, समझती हो? अपने आप को सिकोड़ लेना। तो पब्लिक सेक्टर ने अपने आप को सिकोड़ लिया। अब इसको टेक्निकल वर्ड है ये, कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमिकल वर्ड है एक्चुअली, और वैसे इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूस कर देना, अपना अपना दायरा घटा लेना। तो पहले 17 इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट, जिसमें केवल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती थी। अब उन्होंने उसको कम करके 8 पे लेके आ गए, केवल 8 इंडस्ट्रीज, और अब तो शायद और भी कम कर दी, 3 ही मेन रह गई हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें लिखें, इसके अंदर आगे लिखना, क्या लिखा था आपने? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, contraction of public sector, that is industries reserved for public sector, reserved for public sector were now open for private sector also, were open for private sector also, except atomic energy, except atomic energy, comma, railways and defense equipments. दे दिया? थर्ड लिखो, de-reservation of de-reservation de-reservation of production areas which were earlier reserved for SSI, which were earlier reserved for SSI. Which was previously reserved for SSI. Which were previously reserved for SSI लिख दिया। क्या आप सबको पता है SSI के लिए जो रिजर्व एरिया था वो खत्म कर दिया। फोर्थ लिखें, no license required for increase in production capacity. No license was required for increase in production capacity.
पहले आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था. No license was required for increase in production capacity. And the last, पांचवा point, freedom to import capital goods. बाहर से कैपिटल गुड्स मंगाने की फ्रीडम दी गई. कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स. पहले इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, अब इसकी परमिशन की जरूरत नहीं थी. खत्म. ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. याद रहेंगे कितने पॉइंट है? 5. इसमें से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपको वैसे ही पता है कि जो हमने 1956 आईपीआर में पढ़ा था उसी में इंप्रूवमेंट्स किए गए. लाइसेंस हटा दिया, अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन में कर दिया, कम कर दिया, और एसएसआई का रिजर्वेशन खत्म कर दिया. प्रोडक्शन कैपेसिटी का लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के 2 पॉइंट हो गए, और इंपोर्ट की फ्रीडम दे दी कैपिटल गुड्स की. अब आ जाओ, लिखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. पहले आपको बता दूं मैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या आता है. क्या आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में? बैंक्स, बैंक प्लस एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनका काम बैंकिंग नहीं है लेकिन फाइनेंस देना है, लोन वगैरह देना. फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर तो हम आगे पढ़े. कहाँ है वो? पता है वो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में. चैप्टर ये चल रहा था क्या? इसमें कहीं फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं. मेरी बात सुनिए, फाइनेंशियल सेक्टर में 3-4 चीजें हैं. एक तो बैंक्स, एक एनबीएफसी, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी इसी का पार्ट है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसी का पार्ट. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में जो हमारी अभी अपन ने तो अभी कल शायद कल ही पढ़ी थी, जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसमें सुधार किया गया. हालांकि वो सुधार यहां भी हुआ. यहां एक स्पेसिफिक सुधार हुआ, केवल गवर्नमेंट ने इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया. डीवैल्यू का मतलब, जैसे एग्जांपल देता हूं, हाँ तुम्हें तो पता ही यार, ये बात मैंने पढ़ा चुका हूं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर. डिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, याद है क्या? जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडियन रुपीस को डिवैल्यू करती है, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाती है. जैसे मान लो आज एक रुपया 80 रुपए के बराबर है, $1 सपोज, और गवर्नमेंट ने इसको डिवैल्यू करके 85 कर दिया. इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से कोई फॉरेन बायर इंडियन करेंसी या इंडियन में इंडिया से माल खरीदेगा तो $1 खर्च करने पर उसे 85 रुपीज का सामान मिले इंडियन करेंसी में. तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया गया, फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि फॉरेन बायर इंडिया से माल खरीदना स्टार्ट करे.
तो इसलिए इसको फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म कहा गया। एक ही टॉपिक है इसके अंदर, डी वैल्यूएशन, छोटा सा 2 लाइन 3 लाइन का टॉपिक है, खत्म। सबसे बड़ा टॉपिक ये था, फिर थोड़ा सा ये है, बाकी सब गरीब हैं, कुछ खास नहीं उनके अंदर। अब टैक्स रिफॉर्म में क्या लिखोगे आप कि गवर्नमेंट ने टैक्स में सुधार किए, आज भी कर रही है और करती रहेगी। पहले टैक्स में प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर था टिपिकल था, टैक्स अवेजन के बहुत सारे लूपहोल्स थे वहां पर कि टैक्स चोरी किया जा सके, तो गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम को सुधारा, बस इसमें इतना लिखा है। एग्जाम्पल देना चाहो, आज का एग्जाम्पल है जीएसटी। आज जीएसटी ला दिया गया ना, वन नेशन वन टैक्स पर, तो पहले जो बहुत सारे टैक्स थे वो हटा दिए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, टैक्स रिफॉर्म्स। अब उस समय और भी टैक्सेस होंगे जो गवर्नमेंट ने हटा दिए, और ये तो धीरे धीरे आने वाला टाइम जो है इसमें तो गवर्नमेंट करती रहती है रिफॉर्म्स, क्योंकि ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये खत्म नहीं हो रही है, ये आज भी चल रही है। हम तो सिर्फ 1991 की बात कर रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म तो सब में आज भी हो रहे हैं। और हम क्या जाने कि रेलवे और ये सब चीजें आज गवर्नमेंट कल को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दे, मैं क्या बता। और एक प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन चली भी थी, दिल्ली जाती है वो, आज भी जाती है, जब ओपन है, तेजस एक्सप्रेस कुछ नाम है उसका, प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है उसको, और वो गवर्नमेंट का केवल एक हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि अगर आपकी गाड़ी 1 मिनट भी लेट हो गई, 1 या 2 मिनट का ऐसा कुछ टाइम है, लेट पहुंची या लेट आपको पहुंचाया अराइवल डिपार्चर शेड्यूल टाइम से, तो उसमें पेनल्टी भी है, और वो कंपनसेशन करेगी पैसेंजर्स को। तेजस एक्सप्रेस ऐसा कुछ नाम है उसका, है। तभी तो प्राइवेट सेक्टर लाया गया उसके अंदर। क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर देखते हैं उसको मैनेज कर पाता है क्या इस हिसाब से, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अभी तक उसको एक्सटेंड नहीं किया, एक ही ट्रेन चल रही है वो केवल, अभी तक काफी टाइम चल रही है। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर नहीं लिखना, अच्छा कल करें, चलो ठीक है फिर। नहीं, मैं ये जानता हूँ